आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी फॉर एग्जाम में। प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम पीसीएस प्री और पीसीएस मेंस में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हम उसका अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं उसके भी हम फैक्चुअल डाटा लेकर चलेंगे। इतिहास को समझने के लिए हम इतिहास की आधारभूत समझ को विकसित करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको समझने के लिए इसकी साम्राज्य व्यवस्था और काल एवं संस्कृति को अलग अलग भागों में बांटकर हम इसको समझ सकते हैं। भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये कुछ हमारे पॉइंट हैं जो साम्राज्य व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि कला एवं संस्कृति के अंतर्गत भाषा एवं साहित्य, धर्म एवं दर्शन, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला, ये कुछ हमारे पॉइंट आते हैं। और कला के अंतर्गत हम संगीत कला, चित्रकला, नृत्य कला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, हस्तकला को हम इस प्रकार बांट सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए और परीक्षा दृष्टिकोण के मद्देनज़र प्राचीन भारतीय इतिहास को हमने लगभग 14-15 टॉपिक्स में बांटा है। प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण। पहला टॉपिक हमारा है मनुष्य का उद्विकास, यह हमारा दूसरा टॉपिक है। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति एवं उत्तर वैदिक संस्कृति, और साथ ही वैदिक साहित्य जो भी हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। महाजनपद एवं इन महाजनपदों में एक मगध का उत्कर्ष, और साथ ही जो विदेशी आक्रमण हुए उसको भी हम देखेंगे। मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल, और इन तीनों टाइम पीरियड्स में जो हमारे बौद्ध एवं जैन धर्म का विकास हुआ उसको हम देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संगम काल। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में हमारे जो भागवत एवं शैव धर्म उभर कर आए उसको हम देखेंगे, और साथ ही जो 6 दर्शनों की अवधारणा दी गई उसको हम देखेंगे। प्राचीन काल की स्थापत्य कला, इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला बहुविकल्पीय तौर पर, दूसरा लिखित तौर पर। उत्तर एवं दक्षिण भारत के राजवंश, यहां से हमारा पूर्व मध्यकाल की शुरुआत होती है, जिसमें विदेशी आक्रमण होता है, और यहां से ही मध्यकालीन भारत के इतिहास का आगाज हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इसकी विषय सूची देखी।
अब हमारा पहला टॉपिक आता है प्राचीन भारतीय इतिहास, स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण। जब हम स्रोतों का वर्गीकरण करते हैं तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में प्रस्तर, उपकरण, मृदभांड, अभिलेख, सिक्के, भवन एवं अन्य अवशेष जो हमें मिलते हैं। जबकि साहित्यिक स्रोत में विदेशी साहित्य, जो भी हमारे विदेशी विभिन्न राजाओं के काल में आते हैं, वे जो अपना साहित्य लिखते हैं, उनको हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी, मिस्री एवं अन्य। दूसरा जो हमारा साहित्यिक स्रोत बढ़ता है वह भारतीय साहित्य। यह दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य दो भागों में बांटा जा सकता है। यहां पर जो भी साहित्य हमने चर्चा किए उसको हम परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि काल, संस्कृति और स्रोत के आधार पर हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को हमने किस प्रकार से वर्गीकृत किया है। जो हमारा स्रोत के अनुसार जानकारी मिलती है वे पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते हैं। चूंकि साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते हैं इसलिए ना तो वे लिखित हैं और ना ही वे पठनीय हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में उत्तर हड़प्पा जो कि कांस्य युगीन संस्कृति थी, इसको हम देखते हैं कि इसमें पुरातात्विक स्रोत हाँ मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत नहीं मिलते हैं। और जो भी हमें साहित्यिक स्रोत मिले वे लिखित तो हैं लेकिन पठनीय नहीं हैं। जबकि वैदिक काल में जो कि हमारी लौह युगीन संस्कृति है उसमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं, लिखित भी हैं और कुछ पठनीय हैं और कुछ पठनीय नहीं हैं। लास्ट ऐतिहासिक काल जो कि महाजनपद से लेकर वर्तमान काल तक है, इसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, यह लिखित भी हैं और यह पठनीय भी हैं। चूंकि हमारे परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम यहां पर इसको पढ़ेंगे। इस लेसन से संबंधित परीक्षा में आए हुए जो भी हमारे प्रश्न हैं या जो आ सकते हैं उसको हम वन लाइनर फॉर्म में देख सकते हैं। पहला, पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते किसे हैं?
जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का उत्खनन किया जाता है, जिससे प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब इन टीलों का जो उत्खनन होता है या अन्वेषण होता है, उसके फलस्वरूप जो भी हमें भौतिक अवशेष मिलते हैं, उसे रेडियो कार्बन विधि से इन टीलों का या जो भी हमें भौतिक अवशेष मिले, साक्ष्य मिले, उसका हम रेडियो कार्बन विधि से उसका काल निर्धारण करते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया, और जिस कारण इसे इस विभाग का जनक भी कहा जाता है। 10 साल बाद 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित कर दिया गया था, और इसका 1902 में करजन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। वर्तमान समय में ये जो विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसे संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। अब जो अनुसंधान हुए, चाहे वो पाषाणकालिक सभ्यता के हों या सिंधु सभ्यता के हों, वह भारत में उपकरणों के आधार पर प्रारंभ किए गए। जबकि सिंधु सभ्यता का अनुसंधान बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार के आधार पर किया गया। प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक रॉबर्ट्स ब्रूसफुट को कहा जाता है, क्योंकि इसने सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान किया था, इसलिए इसको इसका जनक कहा गया। अब जो भौतिक अवशेष हमको मिले वे कौन कौन से हो सकते हैं? भवन मिलते हैं, बस्तियां मिलती हैं, विहार मिलते हैं, मंदिर, मृदभांड और भी चीजें मिल सकती हैं। ये जो भौतिक अवशेष मिलते हैं, ये पृथ्वी के ऊपर मिलते हैं या पृथ्वी के नीचे मिलते हैं। तो जब ये पृथ्वी के नीचे मिलते हैं तो ये एक टीले के अंदर इसकी खुदाई करी जाती है। ये टीले 3 प्रकार से हो सकते हैं: एकल संस्कृति, मुख्य सांस्कृतिक टीले, बहुसांस्कृतिक टीले। इसमें अंतर यह होता है कि इसमें एक ही संस्कृति दिखाई देती है एकल संस्कृति टीलों में, जबकि मुख्य संस्कृति टीलों में एक संस्कृति तो मेन रहती है, साथ ही अन्य संस्कृतियां भी रहती हैं। जबकि बहुसंस्कृति टीलों में कोई एक संस्कृति प्रदर्शित नहीं होती है, वहां पर अनेक संस्कृतियां प्रदर्शित होती हैं। नेक्स्ट हम अभिलेखों और सिक्कों का जो साक्ष्य मिलते हैं हमको, उससे संबंधित फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं, जो 2500 ईसा पूर्व के हैं। जब भी हमारे पेपर्स में पूछा जाए सबसे प्राचीन अभिलेख के लिए हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर टिक लगाएं। अभिलेख के साक्ष्य के अनुसार सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जबकि सबसे अधिक अभिलेखों का संग्रह मैसूर में किया गया है। आरंभिक जो अभिलेख हमको मिलते हैं वे प्राकृत भाषा के हैं। अब अभिलेखों को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला शिलालेख अभिलेख,
दूसरा आनुष्ठानिक अभिलेख, तीसरा प्रशस्ति अभिलेख, चौथा भूदान अभिलेख। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। पकाई मिट्टी के बने सिक्के के सांचे अधिकतर कुषाण काल के हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के हैं, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इन आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध में मिलती हैं। ठप्पा मारने के कारण इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। अब पंचमार्क सिक्के किसे कहते हैं? इसमें पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्राकार इत्यादि आकृतियां बनी रहती हैं। इन्हें हम पंचमार्क सिक्के कहेंगे। आरंभिक पंचमार्क सिक्के चांदी के थे। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के हैं और सबसे कम सिक्के गुप्त काल से हैं। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल के हैं।